हाल ही में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से एक डेटा जारी किया गया, जिस डेटा में बताया गया कि भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ा है और इस सेक्टर में आपको बहुत सारे रोजगार, बहुत सारी नौकरियां देखने को मिली हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। जो पूरा सर्वे है इसका नाम है वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, यानी कि एएसआई, और एएसआई के फुल फॉर्म है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या बताया गया है, उसी विषय पर हम जो है डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है, आप इसको यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट है, वृद्धि एवं विकास वाले टॉपिक से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे तमाम सेंटर्स पर जो जीएस फाउंडेशन बैच चलते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वर्तमान समय में अगर आप देखें तो आपको जयपुर और लखनऊ में कोर्सेज जो है चालू होते हुए नजर आ जाएंगे। आप दूसरे सेंटर्स पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, वहां पर आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 87,501 एंड 87,501। इस नंबर पर जो है आप और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और बातचीत की जाए सबसे पहले खबर के बारे में। तो खबर में अगर आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, यहां पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जॉब ग्रोथ एट 12 इयर्स हाई इन 2023। तो बेसिकली यहां पर ये बताया गया है कि जो आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आया है वो ये बताता है कि बेसिकली 2023 में जो जॉब थी वो आपका पिछले 12 सालों में सबसे बड़े लेवल पर, सबसे अधिक लेवल पर पहुंच गई थी। तो इस पर और डिटेल से बात करेंगे, यहां पर क्या चीजें मौजूद हैं उन पर और जो है विस्तार तरीके से चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पर अगर आप बात करें तो सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया है, जो ये बताता है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में आपको एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि नौकरियां यहां पर बढ़ी हैं, संक्षेप में ये बताया गया है। इसके अलावा अगर रोजगार की बात करें, डेटा क्या कहता है, तो डेटा ये कहता है 2021-22 में भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उद्योग क्षेत्र जो है, वहां पर जो नौकरियों की संख्या थी वो 1.72 करोड़ के आसपास थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर के 1.84 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। ये तकरीबन आपका 7.5% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो कि पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा है। तो ये ओवरऑल आपकी खबर हुई, जिस खबर को हमने देखा। अब डेटा क्या बताता है, तो ये जो सर्वे है, सर्वे में कुछ डेटा भी दिया गया है इंडियन इंडस्ट्रीज को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के। तो डेटा पर अगर आप बात करें, डेटा ये बताता है सबसे पहले कुल रोजगार की यहां पर बात की गई है। तो कुल जो रोजगार है वो आपका 1.84% के आसपास है, जो कि पिछले साल की तुलना में 7.5% की वृद्धि को दर्शाता है। ये हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों की बात की गई है, जो क्षेत्र भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। अब इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे प्रत्यक्ष तौर पर जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वहां पर पूछा जा सकता है, और मेंस में आप इसको जो है रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन सेक्टर्स में, जिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, उसमें आपका फूड जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो सबसे आगे आती है। और अगर आप पिछले कुछ सालों के सवाल उठा करके देखेंगे, खासतौर पर मेंस के, तो मेंस के सवालों में 2017 के बाद से 5 बार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उस पर सवाल पूछा गया है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिहाज से, तो उस पर सवाल तैयार करना मत भूलिएगा, उस पर एक सवाल जरूर तैयार कर लीजिएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, फिर बुनियादी धातु इंडस्ट्री है, इसके अलावा परिधान इंडस्ट्री, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मोटर वाहन इंडस्ट्री, फिर ट्रेलर और सेमी ट्रेलर इंडस्ट्री। तो ट्रेलर और सेमी ट्रेलर यानी कि बेसिकली जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो वस्त्र बनाने का काम होता है, जैसे आपकी जो मशीनें होती हैं या फिर जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए जो टेक्सटाइल डिजाइन करने का काम है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये सेक्टर्स जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सबसे खास तौर पर याद रखना है। इसके अलावा कारखानों की संख्या की अगर आप बात करें, 2021-22 में कारखानों की जो संख्या थी वो 2.4 लाख के आसपास थी, जो कि बढ़ करके 2022-23 में 2.53 लाख के आसपास पहुंच गई। कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी की अगर आप बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत नीचे चला गया था, और अब धीरे धीरे वहां पर आपको जो है महत्वपूर्ण ढंग से रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें, अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, तो वहां पर ये बताया गया है कि 2015-16 में भारत में तकरीबन 11.13 करोड़ लोगों की तुलना में 16 लाख के आसपास यहां पर आपको कमी देखने को मिली है। इतने लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफर हुए हैं।
इसके अलावा रोजगार के अनुसार सबसे 5 बड़े राज्यों को अगर आप देखें जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, इसमें आपका पहला तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक है। तो तमिलनाडु यहाँ पर रोजगार के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे आता है। अगर आप बात करें जीवीए के अनुसार कि कौन से राज्य में ग्रॉस वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा होता है, उसमें भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र आपको पहले नंबर पर मिलेगा, गुजरात आपको दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु आपको तीसरे नंबर पर। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो रोजगार के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पर है और जीवीए के मामले में महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पर है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में कुल हिस्सेदारी की अगर आप बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है कि वर्तमान समय में ये आपका तकरीबन 17% के आसपास मौजूद है। तो ये ओवरऑल हमने डेटा को देखा, डेटा क्या बताता है। अब यहाँ पर अगर आप इस पूरे चार्ट को देखें, चार्ट पर नजर डालें, तो चार्ट में बताया गया है कि भारत में रोजगार जो है बढ़ा है, लेकिन इसको अगर आप कंपेयर करें 2010-11 से, तो अभी का जो स्तर है ये आपका 7.5%, ये आपका 2011-12 से भी नीचे है। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझनी है कि भले ही पिछले एक साल की तुलना में बढ़ा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें पिछले 10 से 12 सालों में, तो 10 से या 12 से 14 सालों में अगर आप देखें तो यहां पर आपको सिचुएशन में बहुत ज्यादा सुधार नजर नहीं आया है। 2010-11 में अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो थी वो 7.6% के आसपास थी, जो कि अभी जो है वो आपका 7.5% के आसपास मौजूद है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने जॉब ग्रोथ को देखा। अब सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किए गए हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, उसकी अगर आप बात करें तो बहुत सारे सरकार की ओर से प्रयास हुए हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई थी 2024 में, 25 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में विनिर्माण को बढ़ाना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार को बढ़ाना। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार की ओर से पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम की शुरुआत की गई है। सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत में टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया जा रहा है, ताकि भारत में जो व्यवसायी हैं उनको व्यवसाय स्थापित करने में, उनको बिजनेस चलाने में बहुत ज्यादा समस्याएं ना आए। इसके तहत कानून को सरल बनाया जा रहा है, जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरल बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है, उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो आप सारी अनुमति जो है वो डिजिटल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है सरकार की ओर से शुरू किया गया है, ताकि अगर आपको सरकार के अलग अलग विभागों से मंजूरी की जरूरत है तो आपको अलग अलग जगह पर ना जाना पड़े और एक ही जगह पर, एक ही मंच पर आकर के आप सारी अनुमति प्राप्त कर सके, जिससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है, जिसको शुरू किया गया था अक्टूबर 2021 में, और जिसका लक्ष्य है कि भारत में लॉजिस्टिक की लागत को कम करना। और इसी के लिए सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी लॉन्च किया था, जिसका टारगेट यही है कि भारत में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है उसको कम किया जाए, ताकि भारत में व्यवसाय करना और ज्यादा आसान और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। तो ये ओवरऑल यहाँ पर सरकार के कुछ प्रयास हैं जिनको आप मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समस्याओं की अगर आप बात करें, समस्याएं कहां पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले समस्या इस बात को लेकर के है कि सरकार ने जो टारगेट अपने लिए रखे थे और जो वर्तमान सिचुएशन है वो दोनों अभी तक मैच नहीं होते हैं। अगर आप सिचुएशन को देखें तो ये सिचुएशन आपका क्रियान्वयन की समस्या को दर्शाती है। इसके अलावा वित्तीय बाधाओं के कारण बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो उद्योग अपना एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सर्वेक्षण में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उनके सामने आपूर्ति बाधाओं की बात की गई है। इसके अलावा इस पूरे सर्वेक्षण में जो औसत ये बताया गया कि एक जो कर्मचारी है उसकी औसत जो आय है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो ये बताया यहाँ पर ये गया है कि औसत आय में 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि ये 6.3% जो है वो आपका इन्फ्लेशन के बहुत करीब है। 2022 में जो इन्फ्लेशन था वो आपका 6.5% के आसपास था, 2023 में इन्फ्लेशन 5.8% के आसपास था, उसके बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ आप इसको नहीं मान सकते हैं अगर आप इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल कुछ समस्याएं यहाँ पर हमने डिस्कस की। अंत में आगे की राह अगर आप देखें तो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन दोनों का यही मानना है कि भविष्य में जिस तरह से भारत की इकोनॉमी डेवलप करेगी, भारत की जो जीडीपी है उसमें डेवलपमेंट होगा, उसी के साथ भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और रोजगार भी यहाँ पर दोनों एक साथ जो है बढ़ेंगे। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में किस क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन में सबसे अधिक योगदान दिया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑप्शन सी रसायन उद्योग और ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा।
इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।